यदि आप भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको कुछ ऐसी गलतियां करने से बचना होगा जो कि अधिकतर निवेशक अपने शुरुआती दौर में करते हैं। यदि आप भी ये मिस्टेक करोगे तो बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए एक एक करके इन गलतियों के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट मिस्टेक है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट वाया बैंक्स। हम में से अधिकतर लोग इन्वेस्टमेंट का नाम सुनते ही बैंकों के बारे में सोचने लगते हैं, क्योंकि हमारा पैसा भी बैंक में जमा रहता है, एफडी भी बैंक से ही करते हैं और पीपीएफ अकाउंट भी बैंक से ही खुलवाते हैं। इसलिए जैसे ही म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट की बात आती है हम बैंक की राह पकड़ लेते हैं। बैंक वाले क्या करते हैं कि वे आपको सबसे पहले एक रेगुलर स्कीम थमाते हैं जिनमें कमीशन डायरेक्ट प्लान की तुलना में ज़्यादा होता है। इससे आपके रिटर्न्स लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। दूसरा ये कि बैंक आपको कभी भी बढ़िया स्कीम ऑफर नहीं करते। वे आपको कोई हाइब्रिड फंड या कोई सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड ऑफर करते हैं जिसमें मुश्किल से 8-10% के रिटर्न्स मिल पाते हैं। इसलिए दोस्तों, आपको कम से कम म्यूचुअल फंड खरीदने के लिए तो बैंक को प्रीफर नहीं करना चाहिए। हमारी सेकंड मिस्टेक होती है रॉन्ग कैटेगरी में इन्वेस्ट करना। म्यूचुअल फंड में बहुत सारी कैटेगरीज होती है जो कि अलग अलग निवेशकों की डिफरेंट टाइप की रिक्वायरमेंट्स के अनुसार बनाई गई है। यदि आप अपने 20s में या 30s में हैं तो आपको सेक्टर फंड्स, हाइब्रिड फंड्स या फंड्स ऑफ फंड्स जैसी कैटेगरीज को तो अवॉइड करना चाहिए। हाइब्रिड फंड और फंड्स ऑफ फंड्स जैसी कैटेगरीज में एक्टिव म्यूचुअल फंड के मुकाबले बहुत ही कम रिटर्न होते हैं, जबकि सेक्टर फंड एक ही सेक्टर की कंपनीज में इन्वेस्ट करने के कारण काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो जाते हैं। इसलिए मेरी राय में यदि आप इनिशियल ईयर्स में ऐसे फंड से दूर रह सकते हैं तो ये बढ़िया होगा। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि नहीं, मुझे तो सिर्फ एक ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, तो आप फ्लेक्सी कैप कैटेगरी को चूज कर सकते हैं। इसमें आपको लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी प्रकार की कंपनीज का एक्सपोजर एक साथ मिल जाता है। थर्ड मिस्टेक है एनएफओ में इन्वेस्ट करना। एनएफओ यानी कि न्यू फंड ऑफर। जैसे कि किसी शेयर को आईपीओ के थ्रू लॉन्च किया जाता है, वैसे ही किसी नए म्यूचुअल फंड को एनएफओ के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है, क्योंकि हमें म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करते समय उसे उसके आंकड़ों के अकॉर्डिंग जज करना होता है, जो कि एनएफओ के मामले में पॉसिबल नहीं होता। जैसा कि दोस्तों, मार्केट में ऑलरेडी इतने सारे म्यूचुअल फंड अवेलेबल हैं, तो आखिर हम क्यों एक नए फंड में इन्वेस्ट करें जिसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड भी नहीं है। क्या पता उस एनएफओ का फंड मैनेजर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में नया हो और फंड कई दिनों तक परफॉर्म कर ही नहीं पाए। इसलिए इन सभी जोखिमों से बचने के लिए आपको एनएफओ को अवॉइड करना चाहिए। फोर्थ मिस्टेक है एसआईपी को स्टॉप करना। दोस्तों, यदि आप एसआईपी को स्टॉप कर रहे हैं तो इसके मेनली 2 कारण हो सकते हैं। फर्स्ट, आपको पैसों की समस्या है। दूसरा, कि आप मार्केट को टाइम करने का प्रयास कर रहे हैं। यदि आपको पैसों की समस्या है तो आपको एसआईपी का अमाउंट ऐसा चुनना चाहिए जिसे प्रत्येक महीने आप आसानी से अफोर्ड कर सकें। दोस्तों, एसआईपी में अमाउंट से ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन की। इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया है, मैजिक ऑफ एसआईपी। इस वीडियो को देखने के बाद आप एसआईपी को लेकर काफ़ी कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, जो कि आपकी एसआईपी जर्नी में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। इस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। एसआईपी को बंद करने का दूसरा रीज़न है मार्केट को टाइम करने का प्रयास करना। तो दोस्तों, एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी कि आपको एक सिस्टमेटिक तरीके से प्रत्येक मार्केट कंडीशन में इन्वेस्ट करना है, जिसमें आप लो मार्केट में, स्टेबल मार्केट में या हाई मार्केट में कंटिन्यू बेसिस पे इन्वेस्ट करते जाते हैं, जिससे कि आपको कंपाउंडिंग का बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलता है। दोस्तों, कोरोना क्रेज के समय मेरा खुद का म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो 50% लॉस में चला गया था, लेकिन मैंने वहाँ अपना इन्वेस्टमेंट ना तो बंद किया ना ही उसे विड्रॉ किया। उसकी वजह से आज मेरा पोर्टफोलियो 40% के प्रॉफिट में है। इसलिए आपको भूल कर भी अपनी एसआईपी को बंद नहीं करना चाहिए। 5वीं मिस्टेक है पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई नहीं करना। हम में से कई ऐसे निवेशक होते हैं जो कि एक ही कैटेगरी की कई स्कीम्स लेकर बैठ जाते हैं, जैसे कि 3-4 लार्ज कैप फंड्स या 3-4 स्मॉल कैप फंड्स। ऐसा करना थोड़ा रिस्की हो सकता है। पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यदि आपके पास में 3-4 म्यूचुअल फंड है तो आपके पास में ये सभी फंड अलग अलग कैटेगरी के होने चाहिए। यदि आपके पास में एक कैटेगरी का एक ही फंड है तो ये मोर देन सफिशिएंट है। आमतौर पर एक 3 फंड्स के पोर्टफोलियो में एक लार्ज कैप, एक स्मॉल कैप और एक फ्लेक्सी कैप फंड अच्छा माना जाता है। 6th मिस्टेक है ओवर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। मैंने कई निवेशकों के पोर्टफोलियो को देखा है जिसमें 10 से 15 स्कीम तक होती है।
वैसे भी किसी एक म्यूचुअल फंड में 40-50 स्टॉक्स होते हैं जो कि डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब से बढ़िया होते हैं। वहीं 10-15 म्यूचुअल फंड में भी ले दे के वही स्टॉक्स होंगे। इससे होगा क्या कि आपके म्यूचुअल फंड में फंड ओवरलैपिंग की समस्या हो जाएगी। इससे आपके म्यूचुअल फंड रिटर्न्स पे भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। आइडियली आपके पोर्टफोलियो में 4 से 5 फंड अच्छे माने जा सकते हैं। इसलिए डाइवर्सिफिकेशन एक हद तक बढ़िया है, लेकिन ओवर डाइवर्सिफिकेशन तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। 7th मिस्टेक है SIP वर्सेस लमसम। यदि आप म्यूचुअल फंड में एक साथ बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मार्केट नॉलेज के अभाव में लमसम इन्वेस्टमेंट करना रिस्की साबित हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि आप हाई मार्केट में इन्वेस्ट कर दें और उसके बाद में मार्केट क्रैश हो जाए। इससे आपका इन्वेस्टमेंट लंबे समय तक नेगेटिव रह सकता है। यदि आप एक बड़ा अमाउंट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र प्लान यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपका पैसा एक डेट फंड से धीरे धीरे करके एक्टिव म्यूचुअल फंड में ट्रांसफ़र होता जाएगा। यदि आपको STP पर एक डिटेल वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों 8वीं मिस्टेक है पास्ट रिटर्न डज नॉट गारंटी फ्यूचर रिटर्न्स। यदि आप किसी भी म्यूचुअल फंड में उसके पास्ट रिटर्न्स को देखकर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको सेम रिटर्न्स की उम्मीद आने वाले सालों के लिए नहीं करनी चाहिए। म्यूचुअल फंड में इस बात की कोई भी गारंटी नहीं है कि आपको वो हमेशा एक जैसे रिटर्न देगा। ये रिटर्न्स किसी साल 10% तो किसी साल 40% और ऐसे ही किसी साल में नेगेटिव भी हो सकते हैं। म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स प्योरली मार्केट की परफॉर्मेंस पर डिपेंड करते हैं। इसलिए आपको म्यूचुअल फंड को थोड़ा लंबा टाइम देने की ज़रूरत है जिससे कि वो आपको अच्छे रिटर्न डिलीवर कर सकें। 9th मिस्टेक है म्यूचुअल फंड टैक्स के बारे में जानकारी नहीं होना। म्यूचुअल फंड में जो भी आप प्रॉफिट कमाते हैं उस पर आपको टैक्स देना होता है। इक्विटी म्यूचुअल फंड को यदि आप 1 साल से कम समय के लिए होल्ड करके बेचते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है, जो कि 15% की रेट से लगता है। जबकि इक्विटी म्यूचुअल फंड को 1 साल या ज़्यादा होल्ड करके बेचने पर 10% LTCG टैक्स के लिए लायबल होता है। हालांकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 1 लाख रुपए से अधिक के गेन पर ही लगता है। जैसे कि आपको 1,20,000 रुपये का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो आपको मात्र 20,000 रुपये के ऊपर ही 10% की दर से टैक्स देना होगा। इसलिए आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते समय टैक्स की सही जानकारी होनी जरूरी है, खासतौर पर जब आप म्यूचुअल फंड में शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो। दोस्तों लास्ट है हैव पेशेंस। म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं है कि आज आपने पैसा लगाया और कल से पैसा बढ़ना चालू। म्यूचुअल फंड में हो सकता है कि आपको आने वाले 5 से 6 महीने तक भी नेगेटिव रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं, लेकिन इक्विटी मार्केट की हिस्ट्री रही है कि ये लॉन्ग टर्म में आपको पॉजिटिव और अच्छे रिटर्न ही बनाकर देते हैं। आपको रोज़ रोज़ अपने SIP रिटर्न्स को चेक नहीं करना है। जब आपने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया है तो फिर रोज़ रोज़ रिटर्न चेक करके पैनिक क्यों करना। तो दोस्तों ये थी हमारी म्यूचुअल फंड से संबंधित 10 गलतियाँ जो आपको नहीं करनी चाहिए। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी हो तो इस वीडियो को और लोगों के साथ भी शेयर करें। साथ ही इस वीडियो को लाइक कमेंट भी ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक जय हिंद जय भारत।